be the one you wanna call when it's cold outside. I will always be the one that's right here standing by your side. Open up your heart and let me in. नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। और आज हम सीबीएसई क्लास 12th का मैथ्स का चैप्टर डिटरमिनेंट्स पढ़ेंगे। और आज हम एक्सरसाइज जो हमारी मिसलिनियस एक्सरसाइज है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हम ऑलरेडी देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है प्रूफ दैट। आपको प्रूफ करना है कि ये जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी वो 4a² b² c² के इक्वल आएगी। बहुत ईजी है। सिंपल सी हिंट भी दे रखी है कि यहाँ पे आपको या तो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लो या फिर इसको एक्सपेंड कर लो, लेकिन आपको इसके इक्वल इसको शो करना है। ठीक है, तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा तरीके होते हैं। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट एक्सपेंड भी कर सकते हो, लेकिन आपको कैसे भी करके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल दिखाने हैं। और विदाउट प्रॉपर्टी भी अगर आप थोड़ा बहुत दिमाग लगाते हो तो ये हो सकता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड सॉल्व करना है। जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है ना वो सॉल्व करना है। तो इसका आंसर देखते हैं। अब यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारा राइट हैंड साइड यानी कि आरएचएस है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देती हूँ a² प्लस ab b² प्लस bc ac प्लस c², AC और C²। ये क्या है आपका लेफ्ट हैंड साइड है, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखते हो तो जो हमारा कॉलम नंबर 1 है यहाँ से हम A को कॉमन ले सकते हैं, कॉलम नंबर 2 से B को, और कॉलम नंबर 3 से हम ले सकते हैं C को कॉमन। ये आपका कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 2 है और ये कॉलम नंबर 3 है। तो आप क्या कर सकते हो, देखो इसको कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे जो a² है इसको कैसे लिख सकते हो, a लिख सकते हो। यहाँ पे ये जो a² प्लस में a भी है, यहाँ से a को अगर कॉमन लोगे तो बचेगा a प्लस में b। यहाँ पे अगर ऐसे लिख सकते हो ना, a में b इसको ऐसे लिखा जा सकता है। उसी तरह जो कॉलम नंबर 2 है इसके अंदर हम लिख सकते हैं b में c, यहाँ पे लिख सकते हैं b में b। यहाँ पे b को कॉमन ले लेंगे तो b प्लस में c बच जाएगा। यहाँ पे हम c को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे a प्लस में यहाँ पे c बचेगा। यहाँ पे a में c लिखा जा सकता है, c² को c में c लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना इनको। अब आप अगर ध्यान से देखते हो ना तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कॉलम नंबर 1 से a को कॉमन लिया जा सकता है, कॉलम नंबर 2 से b को, और जो कॉलम नंबर 3 है यहाँ से हम c को कॉमन ले सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 1 मिनट में इसको ऊपर करती हूँ, मैंने आपको नज़र नहीं आ गई, ठीक से कर लेते हैं इसको। हाँ, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टेकिंग आउट ए कॉमन फ्रॉम, कॉलम नंबर 1 से ले रहे हैं, बी कॉमन फ्रॉम C2, कॉलम नंबर 2 से हम ले रहे हैं b को कॉमन एंड, और हम जो कॉलम नंबर हमारा 3 है यानी कि जो C3 है यहाँ से हम c को कॉमन ले रहे हैं एंड c कॉमन फ्रॉम कॉलम नंबर 3 से ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। अब इसको कॉमन ले लेते हैं। a हमारा कॉमन आ गया C1 से, b हमारा C2 से आ गया और c हमारा किससे आ गया, कॉलम नंबर 3 से आ गया। तो क्या बचा यहाँ पे a प्लस में b, यहाँ पे b बचा, यहाँ पे b चला गया यानी कि c, यहाँ पे b, यहाँ पे b प्लस में c, यहाँ पे a प्लस में c, यहाँ पे a और यहाँ पे c। ये वैल्यूज आपके पास बच गई हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, या तो यहाँ पे प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लो या फिर अभी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर सकते हो। लेकिन जो प्रॉपर्टी होती हैं वो क्या होती हैं, थोड़ी सी जो हमारा टाइम है वो लेस कंज्यूम करती हैं, इस वजह से हम प्रॉपर्टी ज़्यादा प्रीफर करते हैं। अगर आप क्या करते हो, जो तीनों कॉलम है इनको ऐड कर देते हो, ये जो तीनों कॉलम है ना इनको ऐड कर देते हो। अगर आप अप्लाई करते हो यहाँ पे अप्लाइंग कॉलम नंबर 1 पे अप्लाई करते हो प्रॉपर्टी की, जो तीनों कॉलम है इनको ऐड कर देते हो, तब होगा क्या, देखो अगर आप ध्यान से देखते हो ना तो यहाँ पे जो 2 है आप इसको कॉमन ले सकोगे बाहर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं। 1 मिनट में इसको ऊपर करती हूँ। तो इसको ऊपर कर दिया मैंने, यहाँ पे मैं लिखती हूँ यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, ए बी सी ऑलरेडी यहाँ पे है। अगर आप इनको ऐड करते हो, देखो ए प्लस में ए क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 2a, प्लस में ये हो जाएगा सी प्लस में सी कितना हो जाएगा, प्लस में 2c हो जाएगा। यहाँ पे a प्लस में a हो जाएगा 2a। अब यहाँ पे b प्लस में b कितना हो जाएगा, प्लस में 2b। यहाँ पे b प्लस में b हो जाएगा 2b और c प्लस में c हो जाएगा प्लस में 2c। यह होगा कॉलम नंबर 1 बन गया। इसको अप्लाई करने के बाद इस प्रॉपर्टी को, कॉलम नंबर 1 पे प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, मतलब कि जो हमारा कॉलम नंबर 2 है और जो हमारा कॉलम नंबर 3 है वो वैसे ही रहेंगे, उनके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। अब ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज में इसको लिखती हूँ, और जो कॉलम नंबर 1 है, ये जो हमारा कॉलम नंबर 1 है, यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है,
अच्छा जी, तो नेक्स्ट पेज पे मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ लिख दी हैं। यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आई थी। अब हमने क्या किया, जो कॉलम नंबर 1 था हमारा, यहाँ से हमने क्या किया, जो 2s को कॉमन ले लिया। ठीक है, 2 यहाँ पे बाहर आ गया, a इंटू में b इंटू में c ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट था। अब आपने क्या करना है, अब या तो यहाँ पे एक्सपेंड कर लो, या फिर इसको और भी ज़्यादा ईजी बनाना चाहते हो तो इसको और भी ईजी बना सकते हो। हम क्या चाहते हैं कि हमारा कोई ना कोई एक एलिमेंट कम से कम 0 आ जाए। अगर आप ध्यान से देखते हो, अगर आप कॉलम नंबर 3 में से कॉलम नंबर जो हमारा 1 है, जैसे यहाँ पे a प्लस में c है, यहाँ पे भी a प्लस में c है, अगर इसमें से आप इसको माइनस कर देते हो तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। एक तरीके से हमारे जो एलिमेंट्स हैं जो अभी कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है, इनमें से कुछ एलिमेंट्स अभी क्या है, ऐसे हैं जिनकी वजह से हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हम चाहते हैं हम उनको सिंपल बनाए, इसलिए हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैं लिखती हूँ अप्लाइंग। क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पे कॉलम नंबर 3 पे अप्लाई करेंगे। कॉलम नंबर 3 में से कॉलम नंबर 1 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो देखो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 2 इंटू में a b c ऑलरेडी प्रेजेंट है। यहाँ पे जो हमारा प्रॉपर्टी है हम अप्लाई कर रहे हैं कॉलम नंबर 3 पे, यानी कि जो कॉलम नंबर 1 और जो कॉलम नंबर 2 है उनके एलिमेंट्स वैसे ही रहेंगे। अब ये दोनों चीज़ें सेम है, यानी यहाँ आ जाएगा 0। फिर a माइनस में भी a और a कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे वैल्यू बचेगी -b। और यहाँ पे c माइनस में, देखो ये ऐसे है ना, c माइनस में b प्लस में c। अभी जो माइनस है इसको हमेशा बाहर रखा हुआ है ब्रैकेट से। और याद भी रखना कि इस तरीके के जो ऑपरेशन होते हैं उसमें हमेशा ब्रैकेट लगाया करो, वरना आप क्या करोगे, सिर्फ -b रह जाएगा और +c रह जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अब ये हो जाएगा c माइनस b माइनस में c। अब यहाँ पे क्या वैल्यू बची, माइनस में b बची। अब ये वैल्यू आपके पास आई है। अब चाहो तो अभी भी आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो, लेकिन इसको और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉलम नंबर 2 से कॉलम नंबर 1 को कर देते हैं माइनस। ऐसा करने से क्या होगा, जो एलिमेंट्स हैं वो क्या आएंगे, सिंपल हो जाएंगे, और ये वाला जो हमारे पास एलिमेंट है ये 0 बन जाएगा। ठीक है, अभी हम वो क्या कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि कौन कौन से एलिमेंट को हम 0 बना सकते हैं और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, जब हमें लगेगा कि ये और सिंप्लीफाई करने लायक नहीं बचा, यानी कि इससे अब कैलकुलेशन इतनी हार्ड नहीं होगी, तब आप इसका एक्सपेंड कर सकते हैं। और इसका एक सिंपल सा इंडिकेशन होता है कि किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम में दो जीरो आ जाना। अगर ऐसा नहीं भी होता है, ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 2 जीरो आए, अगर ऐसा नहीं होता है लेकिन एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिस समय कैलकुलेशन ईजी हो जाता है, उसको आप सिंप्लीफाई नहीं करवाते, तब वहाँ पे आप एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अप्लाइंग। क्या अप्लाई करने वाले हैं, कॉलम नंबर 2 पे अप्लाई करेंगे। कॉलम नंबर 2 से माइनस कर देते हैं कॉलम नंबर 1 के एलिमेंट्स को। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा आपका कैलकुलेशन, और आपको कम से कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ओके, तो कर देते हैं। ये है 2 इंटू में ए बी सी यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब यहाँ पे कॉलम नंबर 2 के ऊपर अप्लाई की जा रही है प्रॉपर्टी, यानी कि जो कॉलम नंबर हमारा 3 है और कॉलम नंबर 1 है उनके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, वो जैसे थे वैसे ही रहेंगे, तो इनको ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ मैंने यहाँ लिख दी है। अब इसमें से हमें माइनस करना है ये, यानी कि c माइनस में यहाँ पे बचेगा आपके पास -a। देन आपके पास यहाँ पे b और b खत्म, यानी कि -a यहाँ पे रह जाएगा, b प्लस में c माइनस में b प्लस में c यानी कि 0। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब आप देख सकते हो कि ये जो एलिमेंट्स है ये सिंप्लीफाई हो चुके हैं। उससे पहले हम क्या चाहते हैं कि ये जो हमारे पास कॉलम नंबर 2 है, यहाँ से आप -a को कॉमन ले सकते हैं, कॉलम नंबर 3 से -b को कॉमन ले सकते हैं, जिन्हें हम कॉमन लेना ज़रूर चाहेंगे और हम लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ टेकिंग आउट -a कॉमन फ्रॉम कॉलम नंबर 2 से हम क्या करेंगे, -a को कॉमन लेंगे, और हम क्या करेंगे, -b को लेंगे कॉमन कॉलम नंबर 3 से। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेते हैं कॉमन। तो यहाँ पे देखो कितना है, 2 इंटू में a b c ऑलरेडी था, -a हमने कॉमन लेना है कॉलम नंबर 2 से, और -b कॉलम नंबर 3 से। तो यहाँ पे जो हमारे पास कॉलम नंबर 1 था वो तो ऐसा ही रहेगा। यहाँ से माइनस जो a है वो चला जाएगा, यानी 1 1 0 बचेगा। यहाँ पे बचेगा 0 1 और 1, क्योंकि यहाँ पे कॉलम नंबर 3 से हमारा -b भी चला गया है। तो अब ये वैल्यूज़ आपके पास बची हैं, इनको और सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है, वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। तो ये है 2 इंटू में, देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और a इंटू में a हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा b स्क्वायर c। अब यहाँ पे वैल्यू बच रही है a प्लस सी, a प्लस b प्लस में c, 1 1 0 0 1 1। अगर अब आप देखते हो तो अब आपके पास जो कैलकुलेशन है वो इजी हो चुका है। अब आप क्या कर सकते हो, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड कर सकते हो। तो नेक्स्ट पेज पे हम अलॉन्ग R1 यानी कि रो नंबर 1 के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड करते हैं। ओके, अच्छा जी, तो अब मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ लिख दी हैं नेक्स्ट पेज पे। 2 इंटू में a स्क्वायर b स्क्वायर, और यहाँ पे c है, गलती से मैंने यहाँ पावर स्क्वायर लगा दी थी और मैंने काट रखा है, 0 नहीं है। तो यहाँ पे ये वैल्यू बची थी और साथ में ये वैल्यू बची थी। अब हमारे पास ये जो वैल्यू है कैलकुलेशन करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए आ चुकी है। तो हमने क्या करना है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड करना है। तो R1 के अलॉन्ग मैं यहाँ पे एक्सपेंड करके दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से आप एक्सपेंड करोगे। सबसे पहले ये वाली देखो,
ये हमारी R1 है, तो पहला एलिमेंट A प्लस में C है। अब आपने करना क्या है कि ये वाली रो और ये वाला कॉलम कैंसिल, ये वैल्यू बचेगी, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। फिर माइनस में 1 और ये वाला कॉलम ये वाली रो कैंसिल, ये हमारे पास वैल्यू बचेंगी, यहाँ पे लिख दिया। प्लस में 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, इसलिए यहाँ वैल्यू लिखी है, ठीक है। अब 2 इंटू 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ये आपको आता है, आपने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे वैल्यूज इस तरीके से आएंगी, देखो A प्लस में C 1 इंटू 1 हो जाएगा 1 स्क्वायर यानी कि 1, माइनस में 0 इंटू 1 यानी कि 0, माइनस ऑफ 1 ये हो जाएगा A प्लस बी इंटू में 1 यानी A प्लस में B, माइनस में B प्लस में C इंटू में 1 यानी B प्लस में C, ठीक है। अब ये वैल्यू आपके पास बची है। यहाँ पे अगर आप देखते हो बी और बी कैंसिल हो गया, ए माइनस में सी यहाँ पे बच गया, और आपके पास ये -1 का यहाँ माइनस लगा रखा है मैंने। ए प्लस में सी इंटू में 1 माइनस 0 यानी कि 1, ए प्लस में सी इंटू में 1 हो जाएगा ए प्लस में सी। अब ये वैल्यू आपके पास बची है। अगर आप देखते हो तो ये दोनों क्या है, अलग अलग टर्म है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली इनको कैंसिल नहीं कर सकते हो। तो आपके पास वैल्यू आएगी 2a² b² c। अब यहाँ पे इसको खोलोगे, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ए प्लस में सी यहाँ पे था, ये हो जाएगा माइनस ए प्लस में सी, ए और ए कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या बचेगा, सी प्लस में सी बचेगा, ए तो कैंसिल हो गया, सी प्लस में सी हो जाएगा 2c। अब यहाँ पे वैल्यू थी 2 इंटू में 2 करोगे तो 4 आ गया, a² b² c इंटू में c आ गया c²। अब ये जो वैल्यू आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, यानी कि आपने यहाँ पे प्रूव कर दिया है, ठीक है। जो आपको गिवन डिटरमिनेंट की वैल्यू थी वो आपकी क्या है, RHS यानी कि राइट हैंड साइड 4a² b² और c² के इक्वल है। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर जो 6 है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे मैंने अपना क्वेश्चन नंबर 7 लिख दिया है। इफ A इनवर्स इज इक्वल्स टू दिस एंड B इज इक्वल्स टू दिस, फाइंड A इंटू B का होल इनवर्स। आपको A इनवर्स की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे आपको A प्रोवाइडेड नहीं है और आपको B प्रोवाइडेड है कि भाई ये B की वैल्यू है, B का मैट्रिक्स है, लेकिन यहाँ पे B इनवर्स गिवन नहीं है। ये बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, ये हमने ऑलरेडी समझ चुका है, ठीक है। जब मैंने आपको समझाया था ना इंट्रोडक्शन, तभी मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आपके ध्यान में नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर बता देती हूँ। आपको फाइंड क्या करना है, A इंटू में B का होल इनवर्स फाइंड करना है। देखो जो ये क्वेश्चंस होते हैं, ये सारा वही बेसिक के ऊपर डिपेंड करते हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपको वो पता है तो फिर डरने की क्या बात है ना, हमें तो सब आता है। फिर देखो अब यहाँ पे क्या गिवन है, A इंटू में B का होल इनवर्स गिवन है। इसका मतलब क्या होता है, अगर आप इसको खोलते हो, अगर आप इसको क्या करते हो, लिखते हो कि इसकी मतलब एक्चुअल वैल्यू क्या है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बी इनवर्स ए इनवर्स। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ इंट्रोडक्शन के वक्त। अगर आपको ए इंटू में बी गिवन है तो उसका इनवर्स करना है तो आप उल्टा लिखते हो। जैसे ए बी गिवन है तो बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स लिखोगे। अगर बी ए गिवन होता तो ए इनवर्स और लिखते साथ में बी इनवर्स, ठीक है। ये उल्टा हो जाता है इनवर्स करते वक्त, यानी कि इनवर्स से मैंने आपको आइडिया भी दिया था कि अब इसको उल्टा करना है। इनवर्स मतलब उल्टा होता है, यानी कि बी पहले आएगा और ए बाद में आएगा। तो ये वैल्यू होती है। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखते हो, ए की वैल्यू तो चाहिए ही नहीं। अगर ऐसे देखते हो ना कि आपको क्या करना पड़ता है, ए को पहले बी से इंटू करना पड़ता है, फिर उसकी जाके इनवर्स निकालते हैं, लेकिन ए यहाँ पे प्रोवाइडेड नहीं है और ना ही हमें जरूरत है। हम पता है हमें इसका बेसिक क्या होता है, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखते हो तो ये क्या है, ए इनवर्स यहाँ पे गिवन है, बी इनवर्स हमें चाहिए। अब हमें यहाँ पे मैट्रिक्स गिवन है, बी इनवर्स हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे बी इनवर्स, फॉर्मूला होता है बी इनवर्स का 1 में मॉड ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। इस फॉर्मूले से आप बी जो हमारा इनवर्स है उसको निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बी आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक तरीका है बी इनवर्स को निकालने का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी इनवर्स कैलकुलेट करेंगे। हमें ए इनवर्स तो ऑलरेडी गिवन है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं बी इनवर्स, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक बार सिस्टमैटिक वे के अंदर यहाँ लिख देती हूँ आपके लिए, कैलकुलेटिंग। क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, बी इनवर्स कैलकुलेट करने वाले हैं। अब हमें पता है कि यहाँ पे लिख देते हैं वी नो दैट, हमें क्या पता है भाई कि जो बी इनवर्स होता है इसका फॉर्मूला होता है 1 में मॉड ऑफ बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ बी होना चाहिए यहाँ पे। और साथ ही में ये जो मॉड ऑफ बी है इसकी जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकती है, वरना ये इन्फिनाइट वैल्यू बन जाएगी, फिर एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, ठीक है। ये तभी एग्जिस्ट करेगा बी इनवर्स जब जो मॉड ऑफ बी है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। ये हमें पता है कि जब बी जो हमारा मॉड ऑफ बी है, यानी कि जो बी की जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, जब वो 0 के इक्वल नहीं आएगी तभी हमारा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और स्टेप नंबर 1 में हमें यही करना है, जो मॉड ऑफ बी है उसको नॉट इक्वल टू 0 दिखाना है, ताकि हम इसको आगे सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे जो बी हमारा मैट्रिक्स है उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अच्छा जी, तो मैंने नेक्स्ट पेज पे हमारी जो मॉड ऑफ बी है उसकी वैल्यू लिखी है। ये हमारा बी मैट्रिक्स है, इसका हमें मॉड यानी कि डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। जब कैलकुलेट करोगे, अगर आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से इसको एक्सपेंड करते हो तब आपके पास सेम ही वैल्यू आएगी। इसकी मॉड ऑफ बी यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू आएगी 1, जो मैंने यहाँ लिख दी है। तो यहाँ पे जो 1 होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता है, यानी कि जो हमारा मॉड ऑफ बी है वो 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब जो बी इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, देखो बी इनवर्स का फॉर्मूला क्या था, 1 में मॉड ऑफ बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ बी। अब यहाँ पे हमारे पास मॉड ऑफ बी की वैल्यू आ गई है 1। अब हमें एडजॉइंट ऑफ बी चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है,
सबसे पहले माइनर्स फाइंड करने पड़ते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, कोफैक्टर फाइंड करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उसका ट्रांसपोज कर देते हैं। तो ये आपको खुद करना है, वीडियो पॉज कीजिए अभी और सारा का सारा भी कैलकुलेट कीजिए, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड हमने काफ़ी क्वेश्चंस किए थे। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये आता है, ठीक है, और ये आना भी चाहिए अगर आप मिसलिनियस एक्सरसाइज कर रहे हो तो। और अगर आपको नहीं समझ में आता किस तरीके से माइनर्स और कोफैक्टर निकालने, तो मैं आपको बता देती हूँ। माइनर निकालने के लिए फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इसका माइनर निकालना है तो आपको क्या करना है, ये वाली रो और ये वाला कॉलम करना है कैंसिल, फिर ये वैल्यू बचेगी, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, जो इसका डिटर्मिनेंट आएगा वो आपका माइनर होगा इस एलिमेंट का, ठीक है। और माइनर को आप कैपिटल MIJ से डिनोट करते हैं, जहाँ पे आई होता है नंबर ऑफ रो और जे होता है नंबर ऑफ कॉलम। जब हमारे पास माइनर आ जाएगा तब आपको कोफैक्टर मिलेगा, और जो कोफैक्टर होता है उसका फॉर्मूला होता है -1 की पावर आई प्लस में जे, यानी कि नंबर ऑफ रो प्लस में नंबर ऑफ कॉलम इनटू में माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। ये हमारे पास कोफैक्टर के लिए हमें जो माइनर होते हैं वो जरूरत होती है उनकी। और जब कोफैक्टर आ जाएगा ना, उसके बाद क्या करना है, उसका ट्रांसपोज कर देना है, यानी कि जो रो है उनको कॉलम में बना देना है और जो कॉलम है उनको रो बना देना है, ठीक है, तब जाके हमें मिलता है एडजॉइंट ऑफ बी। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके लिख दिया आपके लिए वैल्यू, ये आपका एडजॉइंट ऑफ बी आएगा 312 212 625, ठीक है। तो ये आप क्रॉस चेक कर लीजिए आपका आंसर सही आया या नहीं आया है। हमारे पास जो 2 × 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स होते हैं उनका जो हमारे पास एक शॉर्टकट ट्रिक होती है ना, वो एडजॉइंट ऑफ बी निकालने की, वो ऑलरेडी हम समझ चुके हैं 3 × 3 ऑर्डर का। तो यहाँ पे कंसंट्रेट करते हैं अभी। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर ये वैल्यूज पुट कर देनी है। तो मैं यहाँ एक बार लिख देती हूँ, नाउ बी इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 में मॉड ऑफ बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ बी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे पुट करनी है वैल्यूज। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ पुटिंग वैल्यूज। तो अब बी इनवर्स के हमारे ये इक्वल चलेगा, जो भी हम कर रहे हैं इनवर्स हमें फाइंड करना है ना बी इनवर्स। तो ये क्या है, 1 में मॉड ऑफ बी, तो मॉड ऑफ बी आया था 1, यानी 1 में 1 इंटू में एडजॉइंट ऑफ बी। तो एडजॉइंट ऑफ बी कितना है, 312 212 6 2 और 5। ये आपके पास क्या एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू। अब ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 इंटू में ये करोगे तो यही आएगा, यानी ये हमारा बी इनवर्स आ गया, ठीक है। देयरफॉर बी इनवर्स की वैल्यू कितनी आई है, 312 212 6 2 और 5। ये आपके पास क्या आ गई, बी इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या फाइंड करना था, ए इंटू में बी का इनवर्स फाइंड करना था। ये क्या होता है, बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स होता है। अब जो ए इनवर्स है वो तो आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड ही है ना। जो हमारे ए इनवर्स है मैं एक बार फिर यहाँ पे लिख देती हूँ, हमारा ए इनवर्स क्या है। ए इनवर्स है हमारा, यहाँ पे मैं लिखती हूँ 3 -15 5 -1 6 -2 1 -5 और 2। ये आपका ए इनवर्स है। और अभी हमने बी इनवर्स कैलकुलेट किया, इन दोनों का हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो नेक्स्ट पेज में मैं इनको मल्टीप्लाई करके लिख देती हूँ वैल्यूज। जब तक आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करनी है और खुद मल्टीप्लाई करके इसको चेक करना है, ओके। तो आई होप कि आप सब ने ईमानदारी से कैलकुलेट की होगी वैल्यू और सबकी करेक्ट आई होगी। अब यहाँ से चेक कर लेते हैं वैल्यू आपकी करेक्ट आई है या नहीं आई है। बी इनवर्स की वैल्यू ये थी, मल्टीप्लाई करना था ए इनवर्स, तो ये हमारा ए इनवर्स है। इनको मल्टीप्लाई करोगे तब हमारे पास ये आएगा ए इंटू में बी का होल इनवर्स। ये आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स आएगा जिसकी वैल्यू होगी 9 -2 1 -3 1 0 5 0 2, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया हमारा क्वेश्चन नंबर 8, लेट ए इज इक्वल्स टू दिस। ये आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, 3 × 3 क्या इसका ऑर्डर है, क्योंकि यहाँ पे 3 क्या है रो है और 3 क्या है कॉलम है। वेरीफाई दैट, यहाँ पे आपको इसके 2 पार्ट दे रखे हैं, दोनों पार्ट आपको वेरीफाई करने हैं। इसका पहला पार्ट है एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स, यानी क्या करेंगे, ये जो ए है सबसे पहले इसका एडजॉइंट निकालेंगे, उसका इनवर्स करेंगे और किसके इक्वल आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। यानी कि ये जो आपको ए दिखाई दे रहा है इसका जो इनवर्स आएगा उसका एडजॉइंट के इक्वल आएगा ये, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसके अंदर बस कैलकुलेशन है, बाकी तो हमें समझ आएगी क्या करना क्या है। तो करते हैं, इसका आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, गिवन दैट ए इज इक्वल्स टू, ए की वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे क्या है, 1 -2 1 -2 3 1 1 1 और 5, ठीक है। तो ये आपका ए है और आपको क्या वेरीफाई करना है, टू वेरीफाई जो एडजॉइंट ऑफ ए आएगा उसका जो इनवर्स है वो किसके इक्वल है, जो हमारा ए इनवर्स है उसके एडजॉइंट के, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे आपको ए गिवन है, आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले या तो इसका एडजॉइंट फाइंड कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए आपको यहाँ पे कैसे फाइंड करना है मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगी एडजॉइंट की। आपको क्या करना है, सबसे पहले माइनर फाइंड करने हैं, माइनर के बाद आपको कोफैक्टर फाइंड करने हैं और उसके बाद क्या करना है, उसका ट्रांसपोज कर देना है। और जो माइनर है वो कैसे फाइंड करते हैं, जिस भी एलिमेंट का माइनर फाइंड करोगे वो जिस भी रो और जिस भी कॉलम के अंदर उनको कैंसिल कर देना, और जो बची हुई वैल्यू है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना, वो माइनर आ जाएगा, ठीक है। माइनर को कैपिटल MIJ से डिनोट करते हैं और उसके बाद माइनर की मदद से कोफैक्टर फाइंड करेंगे, -1 की पावर
आई प्लस में जे इंटू में माइनर ऑफ दैट एलिमेंट हमारा कोफैक्टर का फॉर्मूला है। जब कोफैक्टर आ जाएगा तब उसको ट्रांसपोज कर देना, जब उसको ट्रांसपोज कर दोगे तब आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी, जो मैं यहाँ लिखती हूँ। एडजॉइंट ऑफ ए की क्या वैल्यू आएगी, आपको पॉज करके वीडियो खुद सॉल्व करना है, कोई भी चीटिंग मत करना, ठीक है। तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आएगी 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 और -1, ठीक है। तो ये आपके एडजॉइंट की वैल्यू आएगी। कैसे फाइंड करोगे, माइनर पहले फाइंड करोगे, देन कोफैक्टर, उसके बाद उसका ट्रांसपोज कर दोगे। ट्रांसपोज का मतलब है कि जो रो है आपको उनको कन्वर्ट कर देना है कॉलम के अंदर, और जो कॉलम है उनको रो बना देना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई। अब आपको यहाँ पे ए इनवर्स भी चाहिए, और जो ए इनवर्स होता है ये कैसे आता है, 1 में मॉड ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए आता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए भी हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पे मॉड ऑफ ए की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे मॉड ऑफ ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। जो मॉड ऑफ ए है इसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, आपको ये जो ए मैट्रिक्स था, आपको क्या करना है, इसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड करोगे तब आपके पास मॉड ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो जो मॉड ऑफ ए का मतलब क्या है कि आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है 1 -2 1 -2 3 1 1 1 और 5 का। ये हमारा मैट्रिक्स ए था, इसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड कर सकते हो। अगर आप 1 जो हमारी रो है, रो नंबर 1 के अगर अलॉन्ग इसको एक्सपेंड करते हो, यहाँ मैं लिख भी देती हूँ, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1 के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड किया जाएगा। और एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि ए इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब हमारे मॉड ऑफ ए की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे 1 है, ये वाला ये वाली रो और ये वाला कॉलम कैंसिल, यानी कि यहाँ पे आपके हो जाएगा 3 1 1 5। देन माइनस ऑफ -2, ये वाला कॉलम ये वाली रो कैंसिल, यहाँ बचेगा -2 1 1 और 5। फिर प्लस में 1, ये वाला कॉलम ये वाली रो कैंसिल, यहाँ बचेगा माइनस में 2 1 3 और 1। और जब आप इसको सॉल्व कर दोगे, ये तो आपको खुद सॉल्व करना है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तब आपके पास माइनस में 13 वैल्यू आएगी। इसका मतलब जो आपका मॉड ऑफ ए है वो -13 आया है। तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं, सिंस मॉड ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे क्या करते हैं, वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। यहाँ पे एडजॉइंट की वैल्यू फाइंड कर ली थी, मॉड ऑफ ए की वैल्यू आ गई है, ये हमारे मॉड ऑफ ए की वैल्यू आई है -30। नेक्स्ट पेज पे ए इनवर्स फाइंड करते हैं और उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स फाइंड करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट पेज पे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये हमारे ए की वैल्यू थी, ये एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आई थी, ये मॉड ऑफ ए हमारा -13 आया था। फिर ए इनवर्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है 1/मॉड ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ पे हमारे ए इनवर्स की वैल्यू आ गई -1/13 इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अब जो आपको वेरीफाई करना था, एक बार मैं फिर लिखती हूँ यहाँ पे हमें वेरीफाई करना है, वी नीड टू वेरीफाई। क्या वेरीफाई हम करना है, हमें क्या वेरीफाई करना है, एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स शुड इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, ठीक है। ये यहाँ पे हमें वेरीफाई करना है। तो हम क्या चाहते हैं कि ये जो एडजॉइंट ऑफ ए है, तो ये जो एडजॉइंट ऑफ ए था, देखो अभी ये जो एडजॉइंट ऑफ ए है ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, लेकिन हमें क्या करना है, इसका फाइंड करना है इनवर्स। और इसका इनवर्स कैसे फाइंड कर सकते हो, एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स कैसे फाइंड किया जाएगा, 1 में मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसे ही आएगा ना। ये क्या समझ में आया आपको, यहाँ से देखो, ये अगर आप मान लेते हो कि ये जो एडजॉइंट ऑफ ए है अगर ये बी के इक्वल है, ठीक है, हम मान लेते हैं कि हमने इसको बी के इक्वल माना है, तब ये क्या हो जाएगा, बी इनवर्स की वैल्यू कैसे आएगी, 1 में मॉड ऑफ बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ बी, ठीक है। बस यहाँ पे हमने एडजॉइंट ऑफ ए को रिप्लेस किया है बी से, हम मान लेते हैं कि हमारा जो एडजॉइंट ऑफ ए है वो बी के इक्वल है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो एडजॉइंट ऑफ ए है इसका आपको मॉड फाइंड करना पड़ेगा, और उसके बाद इसका एडजॉइंट फाइंड करना पड़ेगा, तब जाके आपको इसका जो हमारा इनवर्स है वो मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे हमारा जो मॉड ऑफ बी है, यानी कि जो मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए है। तो उसके लिए हमने ये मान लिया, तो एक बार मैं यहाँ लिख देती हूँ सिस्टमेटिक वे के अंदर, लेट जो एडजॉइंट ऑफ ए है इसकी वैल्यू बी है, ठीक है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि जो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए है वो बी के इक्वल है, तो हमारी जो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू थी वो बी के इक्वल मानी जाएगी। तो हमारी बी का जो मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए की जो वैल्यू थी वो हो जाएगा, यानी 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 और -1, ये आपका क्या हो गया, बी मैट्रिक्स हो गया। अब आपने क्या करना है, इसका इन्वर्स फाइंड करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे मॉड ऑफ बी। अगर मॉड ऑफ बी की वैल्यू यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 आएगी तभी हमारा जो बी इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। तो जो मॉड ऑफ बी है आप क्या कर सकते हो, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड कर सकते हो। अगर आप इसको R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हो तो भी सेम आंसर आएगा,
अगर कॉलम नंबर 1 के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड करोगे तो भी सेम आंसर आएगा, ठीक है। और जो मॉड ऑफ बी है इसकी वैल्यू आपके पास आएगी 169, और जो 169 है वो 0 के इक्वल नहीं होता है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं सिंस मॉड ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर बी इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। यहाँ पे मॉड ऑफ बी की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं आई है, इसका मतलब जो बी इनवर्स है यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। अब आपने क्या करना है, अब आपको एडजॉइंट ऑफ बी कैलकुलेट करना है ताकि हम बी इनवर्स फाइंड कर सकें। वो हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। मैं यहाँ पे वैल्यू लिखूंगी एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू, क्योंकि आपको ये ऑलरेडी कैलकुलेट करना आता है। तो अब आप क्या करोगे, ये आपके पास अब की बार बी मैट्रिक्स है, आपको क्या करना है, इसका माइनर फाइंड करना है, और उसके बाद आपको इसका कोफैक्टर फाइंड करना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, ट्रांसपोज कर देना है। ऐसे करने के बाद आपके पास एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू आएगी। आपको वीडियो पॉज करनी है और उसके बाद इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जब तक मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ वैल्यू आपके लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे मैंने यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू निकाल दी है, ठीक है। आपको आती है निकालनी है, आपने निकाल दी होगी, आप चेक कर सकते हो यहाँ पे आपकी वैल्यू करेक्ट आई है या नहीं आई है। -13, 26, 13, 26 -39 -13, -13 -13 -65, और हमारे मॉड ऑफ बी की वैल्यू आई थी 169। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, बी इनवर्स कैलकुलेट करना है, और ये जो बी है याद रखना ये एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल चल रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, बी इनवर्स फाइंड करने के लिए 1/mod ऑफ बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ बी करना है। तो यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे जो बी इनवर्स है इसकी वैल्यू आएगी 1/mod ऑफ बी, यानी 1/169। फिर एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू ये है, यहाँ लिख देते हैं -13, 26 -13, 26 -39 -13, 13 -13 और माइनस में 65। ये वैल्यू आपके पास आ गई। अब आपको क्या करना है, अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आप हर एक जो यहाँ पे एलिमेंट है यहाँ से 13 को कॉमन ले सकते हो। तो हम क्या करते हैं, ये जो मैट्रिक्स है आपके पास यहाँ से 13 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ लिख देती हूँ टेकिंग 13 कॉमन फ्रॉम, हर एक एलिमेंट से 13 कॉमन आ रहा है तो यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम ऑल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ से अगर 13 कॉमन आ जाएगा तो आपके पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ये हो जाएगा आपके पास बी इनवर्स इज इक्वल्स टू 13/169, और यहाँ पे बच जाएगा -1, यहाँ पे बच जाएगा 2, यहाँ -1, यहाँ पे 2, यहाँ -3, यहाँ पे -1, -1 -1, और ये हो जाएगा, ये 65 था, यानी कि ये हो जाएगा -5। तो ये आपके पास वैल्यू बच गई है, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू को लिख दिया। अगर आप देखते हो तो 13 वन से, और इसको कैंसिल कर सकते हो आप 13 से, यानी कि यहाँ पे क्या बचेगा, 1/13 बच जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी। तो आपका जो बी इनवर्स है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/13, और ये आपके क्या हो गए, यहाँ पे एलिमेंट्स हो गए -1 2 -1 2 -3 -1 -1 और -5। तो ये आपके पास बी इनवर्स की वैल्यू आ गई है। अच्छा जी, तो जो बी है वो हमने एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल माना था, तो यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं बी की जगह एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमने किया क्या, इस बी का इनवर्स फाइंड किया, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए के जो इनवर्स है उसकी वैल्यू ये आएगी 1/13 इंटू में यहाँ पे मैं लिखती हूँ -1, यहाँ पे 2 पॉजिटिव 2 है, -1 2 -3 -1 -1 -5। अब ये आपकी वैल्यू तो आ गई है, लेकिन आपको करना क्या है, देखो आपको वेरीफाई करना था, हमें वेरीफाई करना था कि जो एडजॉइंट ऑफ ए का इन्वर्स है वो किसके इक्वल है, एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स के इक्वल है। तो ये जो आपकी वैल्यू आई है आपका लेफ्ट हैंड साइड आया है, या आपका LHS साइड की वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है, ये जो राइट हैंड साइड है इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स को, और उसके बाद क्या करेंगे, हम उसको सेकंड इक्वेशन का नाम देंगे, और अगर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन इक्वल आ जाएगी तो आपने यहाँ पे वेरीफाई कर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे इसको फाइंड आउट करते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने वैल्यूज लिख दी हैं। अब हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो मैंने यहाँ लिख दिया टेकिंग RHS, ये हमारे ए इनवर्स की वैल्यू आई थी, अब ये थी -1/13, और आपके पास ये वैल्यू थी हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए की। अब आपने क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो ए इनवर्स है इसकी वैल्यू हमारे पास है, हम मान लेते हैं कि जो ए इनवर्स है वो हमारा सी है, ठीक है। हमने मान लिया कि हमारा जो ये ए इनवर्स है ये सी है, तो ये जो ए इनवर्स था इसके इक्वल हमने सी को रखा है। तो यहाँ पे सी की वैल्यू हो जाएगी, हमने क्या किया, माइनस से हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया, और साथ ही में जो 13 है ये हर एक एलिमेंट को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे सी की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। ये जो सी है ये ए इनवर्स के इक्वल है। अब फाइंड क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स फाइंड करना है। अब हमने यहाँ पे ए इनवर्स को सी माना है, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, इस सी का आपको एडजॉइंट फाइंड करना पड़ेगा, यानी एडजॉइंट ऑफ सी। और यहाँ पे मैंने फाइंड करके वैल्यू लिख दी। ये कैसे फाइंड किया है, सबसे पहले ये जो सी आपके पास मैट्रिक्स था इसके माइनर फाइंड किए, देन आपको इसके कोफैक्टर फाइंड करने हैं, और उसके बाद मैंने इसका ट्रांसपोज कर दिया, यानी कि जो रो थे उनको कॉलम बना दिया और जो कॉलम थे उनको रो बना दिया। तब आपके पास ये एडजॉइंट ऑफ सी की वैल्यू आएगी, ठीक है। अब फाइंड क्या करना था,
हमें एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स फाइंड करना था, तो ये एडजॉइंट ऑफ सी आया है, सी के इक्वल क्या था ए इनवर्स, यानी कि ये एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स की वैल्यू आई है। ठीक है, तो आपके पास ये एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। यहाँ से हमने 1/13 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे ये वैल्यूज बच गई। इक्वेशन नंबर सेकंड का नाम हो गया। इक्वेशन नंबर 1 हमने ऑलरेडी मान ली थी। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 से और इक्वेशन नंबर सेकंड से देखते हैं, अगर दोनों वैल्यूज को कंपेयर करते हैं तो दोनों इक्वल हैं, यानी आपने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। और यही हमें प्रूव करना था, जो हमने क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 है उसके फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे प्रूव कर दिया है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, ऑलरेडी मैंने बहुत ज़्यादा लिख दिया है यहाँ पे, क्योंकि ये सब आप खुद कर सकते हैं, मुझे पता है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ए इनवर्स का होल इनवर्स इज इक्वल्स टू ए, ये हम ऑलरेडी प्रॉपर्टी जानते हैं कि ये किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है। लेकिन अब की बार हमें प्रूव करना है ये वाली ए की वैल्यू के लिए। ये आपको मैट्रिक्स गिवन था, हमें पता है कि जो ए इनवर्स होता है कैसे फाइंड करते हैं, 1/mod ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ पे ए इनवर्स का इनवर्स फाइंड करना है, यानी कि इसकी यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/में ए इनवर्स का मॉड इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। अब जो हमारा सेकेंड पार्ट गिवन है, इसका मतलब हम जो फर्स्ट पार्ट होता है ना, उससे वैल्यूज ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये सेपरेटली गिवन है, जैसे कि क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको यही फाइंड आउट करना है, तब तो आपको हर की चीज़ फाइंड करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपका एग्जाम के अंदर दोनों पार्ट एक साथ आ जाते हैं, तब आप फर्स्ट जो पार्ट होता है उससे वैल्यूज़ को लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट पार्ट वी गेट। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट से हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ आई थी। यहाँ पे आपको क्या चाहिए, देखो आपको ए इनवर्स चाहिए। एक तो जो ए इनवर्स है हमारे पास, हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर ऑलरेडी फाइंड किया था, ये हमारा ए इनवर्स था। और हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स चाहिए। अब एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स भी हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट पार्ट से ये वैल्यूज यहाँ पे लिख दी हैं। अब कैलकुलेट क्या करना है, हमें ए इनवर्स का होल इनवर्स फाइंड करना है, और ये हमारे ए के इक्वल आना चाहिए, है ना। तो आपने करना क्या है कि ए इनवर्स का होल इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/mod ऑफ ए का इनवर्स इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। अब ये जो आपके पास ए इनवर्स की वैल्यू है, इसका आप मॉड फाइंड कर सकते हैं, इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, कर लेंगे वो आप, और वैल्यू आएगी -13। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। ठीक है, इतना आप कर सकते हैं, मुझे पूरा यकीन है। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है, यानी कि ए इनवर्स का होल इनवर्स किसके इक्वल है, 1/mod ऑफ, यहाँ पे क्या है, ए इनवर्स है, यानी 1/-13 हो जाएगा, यानी -1/13। और इनटू में क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स है। इनटू में हमारे पास 1/13, ये वाली वैल्यू लिखनी है यहाँ पे, ये वाली, ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स है। इनटू में यहाँ पे -1 2 -1 2 -3 -1 -1 -1 और माइनस में 5। अब 13 और 1 मिनट, आई थिंक आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, 1 मिनट। तो यहाँ पे मेरे से एक गड़बड़ हुई है, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू लिख दी। ये जो वैल्यू है ये मैंने पता है किस चीज़ की लिख दी, 1/mod ऑफ ए इनवर्स की वैल्यू लिख दी है। तो जो हमारा ए इनवर्स है वो आएगा हमारा -1/13। ठीक है, प्लीज़ चेक दिस, ये आपका ए इनवर्स की वैल्यू -1/13 आएगी, यानी कि ये 1 के है, यहाँ पे आ जाएगा 1/mod ऑफ इनवर्स की वैल्यू आएगी, मॉड ऑफ ए इनवर्स की वैल्यू ये आएगी। अब यहाँ पे 13 ऊपर चला जाएगा, यानी कि ए इनवर्स का इनवर्स क्या बन जाएगा, -13 इंटू में 1/13 इंटू में ये करना है, यानी -1 2 -1 2 -3 -1 -1 -1 और -5। अब आप देख सकते हो 13 और जो 13 है वो कैंसिल हो गए, यानी कि -1 बचेगा। -1 इनको मल्टीप्लाई करेगा तो जो सिंबल है वो चेंज हो जाएंगे, यानी ए इनवर्स की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, ए इनवर्स के इनवर्स की वो कितनी आएगी, सिंबल चेंज हो जाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा 1 -2 1 -2 3 1 और ये हो जाएगा 1 1 और 5। तो ये वैल्यू आएगी आपके पास, और ये जो वैल्यू है ये ए के इक्वल है, यानी कि यहाँ पे आपने प्रूव कर दिया सेकंड पार्ट के अंदर। ठीक है, अच्छा जी, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9 एवुलेट। आपको इसको एवुलेट करना है, ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर आपका जो मतलब अगर आप 2020 के सीबीएसई वाले स्टूडेंट हो तो यार आपको ये एक्सपेंड से करना पड़ेगा, आपको इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा डिटर्मिनेंट को। लेकिन अगर जो स्टेट बोर्ड वाले बच्चे हैं उनकी एक्सरसाइज ये डिलीट नहीं हुई है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी। मतलब आपके ऊपर चॉइस है, अगर आप प्रॉपर्टी यूज़ करना चाहते हो तो प्रॉपर्टी यूज़ करो, वरना इसको एक्सपेंड करके सॉल्व करो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको एवुलेट करना है। सबसे पहले मान लेते हैं लेट डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू एक्स वाई, एक्स प्लस में वाई, वाई एक्स प्लस वाई एक्स, एक्स प्लस वाई एक्स और वाई। ठीक है, ये आपके पास क्या है, वैल्यू है। अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हो, अगर आप जो तीनों रो हैं इनको ऐड कर देते हो, तो आप क्या कर सकोगे, 2 इंटू में एक्स प्लस में वाई को कॉमन ले सकोगे। ठीक है, कैसे, देखो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, अप्लाइंग R1 पे अप्लाई करते हैं, प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, क्या करना है, R1 प्लस में R2 प्लस में R3 करेंगे, तो होगा क्या कि ये तीनों ऐड हो जाएंगी, यानी कि आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो मैं यहाँ लिखती हूँ,
देखो x प्लस में x हो जाएगा 2x, y प्लस में y हो जाएगा प्लस में 2y, यहाँ पे भी हो जाएगा 2x प्लस में 2y, यहाँ पे भी हो जाएगा 2x प्लस में 2y। ठीक है, जो हमारी रो नंबर 1 है इसके ऊपर ये प्रॉपर्टी लगी है, आपने देखा यहाँ पे अब 2 इंटू में x प्लस में y जो है ये हम कॉमन ले सकते हैं R1 से, और बाकी की जो रो है उनकी वैल्यूज ऐसी ही रहेगी क्योंकि उनके ऊपर हमने प्रॉपर्टी नहीं लगाई है। ठीक है, तो अब इनको कॉमन ले लेते हैं। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं एक सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर। इसको लिख सकते हो 2 इंटू में x प्लस में y, यहाँ पे भी 2 इंटू में x प्लस में y, और यहाँ पे भी 2 इंटू में x प्लस में y के फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। जो बाकी वैल्यूज़ हैं वो वैसी ही रहेंगी क्योंकि उनके ऊपर अभी कुछ अप्लाई नहीं किया गया है। अब क्या करना है, जो रो नंबर 1 है इससे 2 इंटू में x प्लस में y को कॉमन लेना है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ टेकिंग कॉमन 2 इंटू में x प्लस में y फ्रॉम R1। रो नंबर 1 से हम इसको कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे मैं कॉमन लेके लिख देती हूँ। आपके पास क्या वैल्यू बचेगी, तो देखो यहाँ पे 2 इंटू में x प्लस में y कॉमन चला गया, तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे y, यहाँ पे x प्लस में y, यहाँ पे 1 x प्लस में y x, यहाँ पे 1 x और यहाँ पे y। तो ये वैल्यू आपके पास बचेंगी। अब आपको पता है क्या करना है, आपको इन जो कॉलम है इनमें से जो 2 कॉलम है इनके जो पहले एलिमेंट है इनको बनाना है 0। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अप्लाई कर लेते हैं। अप्लाइंग हम क्या करते हैं, जो कॉलम नंबर सेकंड है इसमें से कॉलम नंबर 1 को माइनस कर देते हैं ताकि यहाँ पे 0 आ जाए। ठीक है, जब आप ऐसा करोगे तब आपके पास देखो क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे 2 इंटू में x प्लस में y तो ऐसा ही रहेगा, और यहाँ पे वैल्यू देखो, यहाँ पे जो कॉलम नंबर 1 है वो तो वैसा ही रहेगा। इसमें से इसको माइनस करना है, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा माइनस में y, और यहाँ पे सेम वैल्यूज रहेंगी क्योंकि यहाँ पे कॉलम नंबर 3 पे कोई अप्लाई नहीं हुई है प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट पेज पे क्या करते हैं, जो कॉलम नंबर 3 है इसका जो पहला एलिमेंट है इसको 0 बना देते हैं। उसके लिए अप्लाई करेंगे, कॉलम नंबर 3 में से कॉलम नंबर 1 के एलिमेंट्स को माइनस करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट पेज में मैंने वैल्यू लिख दिया। अब हमने क्या करना है, कॉलम नंबर 3 से कॉलम नंबर 1 को माइनस करना है, तो वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू में x प्लस में y। जो कॉलम नंबर 1 है उसके ऊपर अप्लाई नहीं हुई है प्रॉपर्टी, यानी उसके एलिमेंट ऐसे ही रहेंगे, और कॉलम नंबर सेकंड के भी ऐसे ही रहेंगे एलिमेंट्स। 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, x माइनस में y यहाँ पे आ जाएगा, भी हो जाएगा y माइनस में x माइनस में y, यानी कि हो जाएगा माइनस x। तो ये वैल्यूज बची, यहाँ पे 2 0 आ गई, यानी कि हम रो नंबर 1 के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ एक्सपेंडिंग डिटर्मिनेंट अलॉन्ग R1 के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड कर लेते हैं अब। ठीक है, जब 2 0 आ जाती है ना, इसका मतलब ये होता है कि अब जो कैलकुलेशन है उसको करते वक्त हमें ज़्यादा हार्ड नहीं करना पड़ेगा कैलकुलेशन। ठीक है, इस वजह से हम एक्सपेंड करते हैं उसके बाद। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू में x प्लस में y यहाँ पे है, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, ये वाली रो ये वाला कॉलम कैंसिल, यहाँ पे बचेगा x माइनस वाई, x माइनस में y और माइनस x, ये 0 हो जाएगा, ये प्लस में 0। ये आप समझ चुके हैं कैसे ले लिखते हैं हम लोग। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो 2 इंटू में x प्लस में y है, यहाँ पे 1 इनको मल्टीप्लाई करिए, कोई असर नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा x इंटू में माइनस x, यानी ये हो जाएगा माइनस x का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस इंटू में माइनस y इंटू में x माइनस में y। तो ये वैल्यू आपके पास बची है, इसको करते हैं अब सॉल्व। तो देखो यहाँ पे क्या है, 2 इंटू में x प्लस में y है, यहाँ पे 1 था वो जा चुका है, ये हो जाएगा माइनस x का स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस में y इंटू में x माइनस में y, माइनस माइनस प्लस y हो गया। ठीक है, अब इसको करना है भाई हमें और सॉल्व। तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पे x प्लस में y ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये हो जाएगा माइनस x का स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस में y, ये तो ऑलरेडी है ये हमारे पास, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं x y, और ये हो जाएगा माइनस में y का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपके पास आई है। एक बार मैं इसको ठीक से लिख देती हूँ वरना कहीं आपको समझ में ही ना आएगी। माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस में एक्स वाई माइनस में वाई का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपके पास बची है। अगर आप ध्यान से देखते हो, अगर आप फिर से मैं कह रही हूँ, अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो ये आपके पास एक आइडेंटिटी है। यहाँ से ये जो माइनस में एक्स स्क्वायर और जो माइनस वाई स्क्वायर है ना, ये जो आपको वैल्यू दिखाई दे रही है, आपको क्या करना है, यहाँ से ले लेना है माइनस को कॉमन। यहाँ से अगर माइनस को कॉमन ले लेते हो तो ये हो जाएगा माइनस में 2 इंटू में एक्स प्लस में वाई, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में एक्स वाई। तो ये जो है ये है आपके पास आइडेंटिटी। अगर इस पूरे को देखते हो तो ये आपके पास आइडेंटिटी होती है ए क्यूब प्लस में बी क्यूब की, और यहाँ पे हो जाएगी एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब की। ठीक है, लिख देती हूँ, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है ए प्लस में बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में ए बी। अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे ए की जगह एक्स है और बी की जगह वाई है, तो ये वैल्यू लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, माइनस में 2, और ये हमारे पास आइडेंटिटी बन गई एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब। ये आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई है। तो ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। अब नेक्स्ट पेज पे हमारा क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसको सॉल्व करते हैं।
अच्छा जी, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10। एवेल्यूएट करना है आपकी बार भी यहाँ पे डिटर्मिनेंट को। यहाँ पे आपको मेंशन करके नहीं की बनेगी, प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करोगे या फिर एक्सपेंड करोगे। ये प्रॉपर्टी वाला पोर्शन डिलीट हो गया, उनको यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज नहीं करनी, सीधा एक्सपेंड करना है। और जिनके पोर्शन के अंदर भी प्रॉपर्टी है उनको यहाँ पे प्रॉपर्टी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उनके पास चॉइस है भाई, वो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और एक्सपेंड भी कर सकते हैं। लेकिन जो प्रॉपर्टी होती है अगर एक बार में आ गई ना आपको, तो आप बहुत ही ईजिली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी के इस्तेमाल से बताऊंगी, क्योंकि जो प्रॉपर्टी से करेंगे बच्चे उनके लिए थोड़ा बहुत ट्रिकी हो सकता है। उनको मतलब उनको बताना पड़ता है यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी लग रही है, ये वाली प्रॉपर्टी लग रही है। लेकिन जो एक्सपेंड करते हैं उनको तो कोई ज़्यादा हार्ड है नहीं, क्योंकि उनको किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के लिए एक्सपेंड करना होता है, वो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। मैं वहाँ पे आपका जो डाउट है वो क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ वैल्यूज़। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे डिटर्मिनेंट के इक्वल हो गया, लेट आप करके इसको डेल्टा के इक्वल मान सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व कर देती हूँ। हम क्या करते हैं, अप्लाइंग, देखो यहाँ पे आपकी बार हमारी तो बहुत ही मजे की बात है कि देखो यहाँ पे आपको 1 1 1 गिवन है। आप क्या कर सकते हो, किसी भी दो यहाँ पे 1 को 0 बना सकते हो, उसके बाद उसको एक्सपेंड कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम करते क्या है, कोई भी डिटर्मिनेंट होता है हम चाहते हैं पहले कोई भी रो या फिर कोई भी जो हमारा कॉलम होता है उसके एलिमेंट्स 1 बने, ताकि हम फिर उनको 0 बनाए। तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 गिवन है, तो हमारा जो काम है वो बहुत ही आसान हो गया है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो रो है उसको दूसरी रो से माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ कॉलम को माइनस करने से एलिमेंट 0 नहीं बनेंगे। अगर इसमें से इसको माइनस करोगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, इसमें से इसको करोगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, R1 पे अप्लाई करते हैं। R1 में से R2 जो है हमारे उसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट में इसको ऊपर करती हूँ और उसके बाद लिखती हूँ यहाँ पे क्या वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। हाँ जी, अब ठीक है। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, आपके पास है R1, यहाँ पे R1 पे माइनस कर रहे हैं R2, यानी कि ये देखो ये हो जाएगा 1 - 1 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा x माइनस में x माइनस में y, यानी x x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस वाई बचेगा, y माइनस में y, यहाँ पे आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास बची है। अब यहाँ पे रो नंबर जो सेकंड है और जो रो नंबर हमारी 3 है, ये ऐसे ही रहेंगी, क्योंकि इनके ऊपर कोई जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई नहीं की गई है। ठीक है, तो ये वैल्यू आपने लिख दी। अब आपने क्या करना है, अब इन दोनों में से आपको कोई भी एलिमेंट 0 बनाना है। तो हम क्या करते हैं, R2 का जो एलिमेंट है पहला उसको 0 बना लेते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आर जो 3 है उसको माइनस करना पड़ेगा R2 से। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अप्लाइंग R2 पे प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, R2 में से R3 को माइनस करेंगे। तो ये देखो वैल्यू कितनी हो जाएगी, R1 जो हमारी है वो वैसी ही रहेगी, R2 में से R3 माइनस करें, 1 - 1 0 हो जाएगा, x प्लस में y माइनस में x, यानी कि यहाँ पे बचेगा y, y माइनस में x माइनस में y, यानी कि हो जाएगा माइनस में x। तो ये वैल्यूज आपके पास आई हैं। अगर अब आप देखते हो तो जो कॉलम नंबर 1 है इसके अंदर 2 0 आ चुके हैं, यानी कि आप क्या कर सकते हो, इसको एक्सपेंड कर सकते हो। अब तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे डिटर्मिनेंट को अलोंग कॉलम नंबर 1 यानी कि C1। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ एक्सपेंडिंग डिटर्मिनेंट अलोंग कॉलम नंबर 1 के अलोंग, इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो ये आपके पास देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 रहेगा, माइनस में 0, अब प्लस में 1 आएगा यहाँ पे। अब ये वाली जो हमारी रो है और ये वाला कॉलम कैंसिल, यानी यहाँ पे बचेगा -y, y 0 और -x। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और आपके पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी। ठीक है, देखते हैं क्या वैल्यू आती है हमारे पास। अब 1 इनको मल्टीप्लाई करेगा, यानी यही रहेंगे, ये हो जाएगा -y इंटू में -x, क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा xy लिख लो या फिर yx लिख लो, एक ही बात है। अब ये हो जाएगा माइनस में y इंटू में 0, यानी कि 0। तो वैल्यू कितनी आ रही है, xy आ रही है, यानी कि ये आपका क्या है, आंसर है। देयरफॉर जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है xy आएगी आफ्टर एवेल्यूएटिंग इट। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 10 का। तो आज की वीडियो में इतना ही हम देखेंगे। आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किए हैं। आई होप आपको हर के क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि ये चीज़ ऐसे क्यों हो रही है, आपको कोई भी डाउट है, आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो